बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 मई और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर आज पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक और हजीमत देखनी पड़ी है। जी हां, अल्लाह की शान है, हर दिन पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठे हुए लोग जो हैं उनका हर रोज़ कोई प्लान फेल होता है, हर रोज़ हजीमत होती है, हर रोज़ अदालतों से लेके चौपालों तक और चौकों तक जो डिस्कशन हो रही है उसमें उनके सियासी किरदार से लेके जो अदालती किरदार है उसके ऊपर हर रोज़ शिकस्त हो रही है। आज भी एक बदतरीन दिन था पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लॉ विंग का, जिन्होंने जाली केसेस इमरान खान पर बना रखे हैं। और दो केसेस ऐसे थे, आपको पता है, कि जिन पर पूरी कौम का सर शर्म से झुका हुआ है। एक इद्दत में निकाह का केस बनाया जिसमें पाकिस्तान की ख़वातीन से लेके उलमा से लेके कानूनदानों से लेके सहाफ़ियों से लेके तमाम लोगों ने लान तान की। दूसरा केस जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पे बनाया था उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए, वो टेरियन वाइट केस था। टेरियन वाइट केस पहले इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में लेकर गए। एक जज साहब ने सुना, उन्होंने कहा ये काबिल समाअत नहीं, बहुत ही बेहुदा केस है, बिलो द बेल्ट है, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया। फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कहाँ बाज आने वाली थी। फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, सीनियर तरीन जज थे वो, एक अब रिटायर हो गए, उनके दामाद को कहा कि अब आप ये केस फाइल करें। रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर दामाद ने अपने ड्राइवर का जुम्मे लगाया और ड्राइवर के नाम पर, जी हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के दामाद के ड्राइवर ने इमरान खान के खिलाफ टेरियन वाइट केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दिया। 3 जजेस का बेंच बना, उन्होंने फैसला दिया, उसमें आमिर फारूक साहब भी थे। आमिर फारूक साहब ने कहा ये काबिल समाअत है, दूसरे 2 जजेस ने कहा ये काबिल समाअत नहीं है। फैसला जारी हो गया वेबसाइट के ऊपर, हमने पहले भी तफसील बताई थी। फैसले के बाद चौधरी निज़ामुद्दीन ने कहा कि नहीं, इस केस में तो इमरान खान को हमने हजीमत देनी है, इमरान खान के लिए हमने करैक्टर असैसिनेशन का बंदोबस्त हर सूरत करना है, ये केस किसी सूरत नाकाबिल समाअत नहीं होना चाहिए। इसको फिर सुने, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की अदालती तारीख में अभी कभी तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई अदालत फैसला दे और उसके बाद वापस ले ले। मीन वापस कानूनी तौर पे नहीं, बस कहे कि कोई फैसला नहीं हुआ था। तो जो फैसला जारी हुआ था वेबसाइट पे, वो फैसला डिलीट कर दिया गया और आमिर फारूक साहब ने तमाम आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए नया बेंच बना दिया और इस केस को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये किसी ने दुनिया में इसकी मिसाल नहीं देखी, ना कोई सोच सकता है, ना कंप्रीहेंड कर सकता है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि एक अदालत एक दफ़ा फैसला दे दी तो अपील सुन सकती है उस फैसले को। तो उन्होंने कहा कि वो फैसला हुआ ही नहीं था, हालांकि वेबसाइट पे जारी हुआ है फैसला, लोगों के पास वो फैसला मौजूद है। बहरहाल अल्लाह की शान, एक प्लान इंसान करता है और एक अल्लाह करता है। अल्लाह ने कोई और प्लान किया हुआ था। अल्लाह की शान ये हुई कि इमरान खान ने इनकार किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने, उसके पीछे इमरान खान की पूरी कौम ने इनकार किया। 8 फरवरी को पूरी कौम एक तरफ होकर उन्होंने वोट भुगताया और इमरान खान को 180 सीटें दी। और उससे सबको पता चल गया कि कोई कितना मर्जी जुल्म कर ले, अगर आप जुल्म के सामने खड़े होने की हिम्मत कर लें तो फिर कोई नहीं हरा सकता। इन हालात के अंदर 6 जजेस ने खत लिख दिया। अब ये वो टर्निंग पॉइंट था, अब ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां पर चौधरी निज़ामुद्दीन का किया हुआ तमाम जो गड़ा खोदा हुआ था उस पर वो खुद गिरने जा रहे थे। जब जजेस ने खत लिखा और कहा कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, प्रीमियम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो है वो हमें धमकाती है, हमसे ज़बरदस्ती इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस के फैसले करवाती है। यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये वो केस था जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, जिसका फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है। ये वो केस था जिसके बारे में 6 जजेस ने जब खत लिखा था तो खत का आगाज़ ही इस केस से किया था। जो खत लिखा था उसके अंदर शुरू में बताया था कि उन्होंने कहा था कि ये वो केस है जिसके ऊपर हमें कहा गया था कि फैसला क्या करना है। इस केस से बदतरीन प्रेशर तो शुरू से होता है, लेकिन वो जो बदतरीन प्रेशर डालने वाला काम था ना, वो जो जजेस के रिश्तेदारों को उठाया था, उनको करंट लगाया था, अगवा कर लिया था। पहले जज साहब के बेटे को उठाना था, फिर उनके ब्रदर इन लॉ को उठा लिया, बेटे को नहीं उठाया, उसको करंट लगाया। जजेस के कमरों में, उनके बेडरूम्स के अंदर वीडियो कैमरे लगाए, उनके घरों में बम फेंके, वो ये सब कुछ था। ये वो केस था जिसके ऊपर सब कुछ शुरू हुआ था। तो बहरहाल जजेस ने उस तमाम प्रेशर को लिया और उस वक्त भी कहा कि काबिल समाअत नहीं है। लेकिन आमिर फारूक साहब से ये केस रखवाया गया फिर भी, और अब साल के बाद दोबारा ये केस बेंच में लगा। और अल्लाह की करनी क्या है
कि जिन जजेस ने सुना 3 ने, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ही 7-8 हैं टोटल, तो जिन जजेस 6 ने ख़त लिखा हुआ है, 6 जजेस उनमें से बैठे थे, वो तो पहले ही बता चुके थे कि पिछली दफ़ा हमने जो फैसला दिया था उस पर हमें किस तरीके से इस केस के ऊपर प्रेशर डाला गया था। और उन 2 जजेस ने तो पिछली बार भी, मीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने पिछली बार भी इसको रिजेक्ट किया था कि ये काबिल समाअत नहीं है। अब 3 जजेस का बना और इसमें इस दफ़ा आमिर फारूक नहीं थे, तो तीनों जजेस ने यक ज़ुबान कहा, केस शुरू होते ही प्रिलिमिनरी आर्गूमेंट में उन्होंने कहा कि बताएं ये कैसे काबिल समाअत है। जवाब कोई नहीं था प्रोसिक्यूशन के पास, क्योंकि इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन ही करनी थी ना, और तो कोई प्लानिंग थी नहीं। अदालत ने उठा के उस केस को बाहर फेंक दिया, विद इन 5 मिनट्स उस केस को काबिल समाअत नाकाबिल समाअत करार दे के फारिग कर दिया। अच्छा, अब इस केस के फैसले के बाद एक तो इस केस को बनाने वालों की हजीमत हुई है, जो बनवाने वाले थे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिन्होंने ये केस बनवाया, उनकी आज बहुत बड़ी हजीमत है कि तमाम तर कोशिश के बावजूद इद्दत में निकाह का केस भी अभी थोड़े दिनों में आपको उड़ता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह अदालतों में, और ये दोनों केसेस बनवाने वाले जो हैं वो आप देखेंगे कि जिन्होंने इमरान खान की जिल्लत का ख्वाब सोचा था, उनके लिए अपने लिए अल्लाह ने क्या बंदोबस्त किया। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें एक बहुत बड़ी निशानी है, एक बहुत बड़ी, इसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी पनिशमेंट है आज अनफॉर्चुनेटली जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए भी। वो आज चीफ जस्टिस हैं उस हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उन्होंने तमाम इखलाकियात भी कहूँगा अदालती और अदालती कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए इस नाकाबिले समाअत केस के फैसले को जारी करने के बाद वापस लेके इसको दोबारा बेंच में रखा। उनके पल्ले क्या पड़ा आज, उनको अब तारीख कैसे याद करेगी। तो ये बदतरीन काम हुआ। अच्छा जी, दूसरा जो केस, दूसरा और तीसरी खबर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही है। एक तो अहमद फराद साहब जो लापता हैं, शायर हैं, सहाफ़ी हैं, उनके केस की समाअत आज दोबारा हुई, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला को बुलाया था और सेक्रेटरी दिफा को बुलाया था। और आज एक दफ़ा फिर गालिबन सेक्रेटरी दिफा हाज़िर नहीं हुए, वो क्योंकि आपको पता है कि वो चोज़न हैं, और बाकी तो बेचारे लेसर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड हैं, जो बाकी लोग हाजिर होते हैं वो तो नहीं आ सकते। तो सेक्रेटरी दिफा साहब ने आने से एक दफ़ा फिर इनकार किया, अब अदालत ने उनको दोबारा बुलाया है। एक तो मुझे ये रवैया समझ नहीं आता कि आप एक तरफ बड़े असूल पसंदी के दावे करते हैं, अदालत आपको बुलाती है, आप आते नहीं हैं। बहरहाल अटॉर्नी जनरल ने आज सफ़ेद झंडा लहराया है अदालत में। उन्होंने कहा जी सीज़ फायर करनी है। क्या ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग लगी हुई है जिसमें सीज़ फायर करनी है? मतलब अटॉर्नी जनरल साहब के अल्फाज चेक कीजिए, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो सेक्टर कमांडर ISI ब्रिगेडियर फ़हीम और दूसरों के बारे में सख्त रिमार्क्स दिए थे और जायज़ रिमार्क्स दिए थे, क्योंकि बंदा अगवा हुआ है, तो कहते हैं जी सीज़ फायर कर लें, मतलब ये कोई दुश्मन फ़ौजों के साथ जंग लगी हुई है। तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि बंदा तो ये मैं आपसे निकलवाऊंगा, बंदा तो आपको हर सूरत देना पड़ेगा, जब तक आप इस बंदे को आज़ाद नहीं करेंगे मैं इस केस का पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1-2 दिन दे दें, हम इस बंदे को आज़ाद करवा लेंगे। मीन सामने सीधा मुंह पर मानते हैं, शर्मिंदगी भी नहीं है हमारे यहाँ तो उस सिस्टम को, मतलब मान रहे हैं कि बंदा आज़ाद करवा लेंगे। और बहरहाल इसकी अब तारीख पड़ी है जी चंद दिन बाद की, और अब इसको शायद गालिबन अगले 3-4 दिन के बाद दोबारा सुना जाएगा इस केस को। और अब वो जो 3-4 दिन अटॉर्नी जनरल ने मांगे वो उनको दे दिए आज जस्टिस कियानी साहब ने। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा केस था बलूच लापता जो तलबा है उनके केस में, उसमें बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई। उसमें पूछा जस्टिस कियानी साहब ने कि ये जो जिन लोगों को लापता कर देते हैं और साल 2-2 साल वो लापता रहते हैं, वो खाना भी खाते होंगे, उनकी रहाइश का भी खर्चा होगा, वो कौन बर्दाश्त करता है? तो आगे से चुप। उन्होंने कहा वो जाहिर है एजेंसीज़ के पास हैं, तो वो कौमी पैसा ही है ना, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर उसको अगवा करके रखा हुआ है ना, तो इसका कोई ऑडिट होता है? उन्होंने कहा इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो पैसा लगता है उसका कोई ऑडिट होता है? कोई ख़ास जवाब नहीं था इस पर भी। बहरहाल उन्होंने इस पर कहा कि इसको एक मुकम्मल इसके ऊपर कमेटी बनी हुई है, पहले से भी अदालत नहीं बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि इसमें हमें पेशरफ्त चाहिए और इसमें भी जो लोग मिसिंग हैं हमें उस मसले को भी हल करना है, और आप जब तक हमारी एजेंसीज़ जो है उनका तफ्तीश में कोई काम नहीं है, तफ्तीश सिर्फ पुलिस और FIA कर सकती है, वो मावनत कर सकते हैं, ख़ुद तफ्तीश नहीं कर सकते, लोगों को अगवा नहीं कर सकते, इसलिए इस केस को भी सॉल्व करें और जो लापता अफराद हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। बहरहाल आज हुकूमत बैकफुट पे नज़र आई। आज मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जनरल कह दिया मैंने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने थोड़ा बैकफुट के ऊपर नज़र आए
और वहाँ पर सीज़ फायर के लिए सफ़ेद झंडा लहराते रहे अदालत के अंदर, और अटॉर्नी जनरल बार बार कहते रहे कि सीज़ फायर कर लेते हैं, सीज़ फायर कर लेते हैं, कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। तो ये है, अगर कोई खड़ा हो जाता है, डट जाता है और सवाल पूछता है और डर छोड़ देता है, तो फिर ये नतीजा होता है जो आज आपने अदालत में देखा है। अच्छा जी, इसाक डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म लगाया है, और आपको पता है कि उनकी तैनाती के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन है, और उस पटिशन में से और भी दूसरी हाई कोर्ट्स में भी अब हो रही हैं। अब 12 जून को इस केस के अंदर जवाब तलब किया गया है हुकूमत से। कहा जाता है कि सिर्फ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने पर उनके ऊपर 90 लाख रुपया, ये रिपोर्टेडली या मुबैना तौर पर कहेंगे क्योंकि पटिशनर ने ये क्लेम किया है कि 90 लाख रुपया माहाना उनके ऊपर खर्च आएगा सिर्फ डिप्टी वज़ीर आज़म के लिए। उसके अलावा वो ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके फॉरेन ट्रिप्स भी होंगे, दूसरी बातें, लेकिन सिर्फ डिप्टी वज़ीर आज़म के लिए उन पर 90 लाख रुपए मुराद का अलग से खर्च होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कम होगा, क्योंकि उनका दफ्तर बनेगा, सेक्रेटेरिएट बनेगा, वो सब कुछ होगा, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। अब जवाब मांगा गया है कि बताइए इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है, क्यों लगाया डिप्टी वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीमी बिल जो है, बिल्स का जो केस है, जिसमें पहले इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए लाया गया, लेकिन बराह रास्त कवरेज काजी साहब ने उसकी बंद करवा दी थी, और पता नहीं किस कानून के तहत करवाई है, हमें नहीं पता, लेकिन बराह रास्त कवरेज बंद करवा दी थी। उस केस की अब दोबारा समाअत 30 मई को रख दी गई है। हमें तो लग रहा था शायद अब काजी साहब इसकी समाअत ही ना करें कभी। इमरान खान साहब दोबारा वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें पेश होंगे मुद्दई के तौर पर। देखते हैं इस दफ़ा इमरान खान साहब को बात करने दी जाती है कि नहीं। पिछली बार तो बात नहीं करने दी गई थी, और उसके साथ साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है कि लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं होने दी गई थी, तस्वीर लीक हो गई थी। अब देखते हैं कि इस दफ़ा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है और ये सारा कुछ किस तरीके से हैंडल होता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो गुजरांवाला से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से है। इमरान खान साहब के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ था, जानलेवा हमला किया था, लेकिन अल्लाह ने इमरान खान की ज़िंदगी बचा ली थी। उसमें 2 मुल्ज़मान को आज अदालत ने बरी कर दिया। हालात देखें, इमरान खान के ऊपर जिन्होंने कातलाना हमला किया, उनमें से 2 मुल्ज़मान को आज अदालत ने बरी कर दिया। कहा जी सबूत नहीं है। ओके, पुलिस कभी चाहती नहीं थी उनको उनके खिलाफ सबूत या तफ्तीश करना। इमरान खान के ने तो जैसे कहा हुआ है कि अगर असल मोहरे उसके सामने आ जाएं उस केस के, तो फिर बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो जाहिर है उनको छोड़ना था, बरी करना था। तो ये भी आप हालात देख लें क्या हैं कि इमरान खान के ऊपर जिन्होंने कातलाना हमला किया था, उन 2 मुल्ज़मों को आज बरी किया गया है। और आपको पता है कि लोगों को बरी होते यहाँ ट्रायल चलते सालों गुजर जाते। इस केस को देखेंगे कितनी जल्दी उनको बरी भी कर दिया गया। अब मुझे डर है कहीं उनको कोई कत्ल ना कर दे। इनको, ये जो बरी हुए हैं, इनको सबूत रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों को कोई ये कोई कत्ल ना करवा दे। इसलिए उनके घर वालों को, सब लोगों को मैं यही कहूँगा कि उनकी मतलब हिफाजत का ख़ास रखें। ये ना हो कि जिन लोगों ने इमरान खान पे हमला करवाया हो इन लोगों से, वो अब सबूत मिटाने के लिए कहीं इनको ना ख़त्म कर दें। ये भी एक मेरा खदशा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि जितनी तेज़ी से इनको बरी करवाया गया और बाहर निकलवाया गया, दाल में कोई काला हो सकता है। अच्छा जी, बहावल नगर तर्ज का एक और वाक़या हो गया है उसी इलाके में। नून लीगी MPA राना अब्दुल मनान साजिद ने असिस्टेंट कमिश्नर की पटाई करवाई है। जी हाँ, ये भी गालिबन सदीक जान साहब की ये स्टोरी है। और इसमें हैरानी की बात यह है कि जब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को पटाई हुई है, तो उनका जितना भी अमला या दूसरी ब्यूरोक्रेसी है, वो उनके साथ खड़े होने की बजाय वो नून लीगी MPA के साथ खड़े हैं, क्योंकि सबको अच्छी अच्छी पोस्टिंग चाहिए, प्राइज पोस्टिंग चाहिए। तो ब्यूरोक्रेसी किस हद तक, पहले तो ये जो करप्ट माफिया आई थी ऊपर, हमारा चौधरी निज़ामुद्दीन, वो इस्तेमाल करता है ब्यूरोक्रेसी को अपनी ताकत, अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते। तो पहले तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बेहस किया अवाम और ब्यूरोक्रेसी का जो रिश्ता होता है उसमें ब्यूरोक्रेसी को अवाम के लिए बेहस किया। उसी के साथ साथ चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ साथ जो बड़े फ्यूडल्स और सनतकार हैं, उन्होंने हुकूमतों में आके भी यही किया, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को डिसेंसिटाइज कर दिया टुवर्ड्स पब्लिक। अब हालत यहाँ तक आ गई है कि ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे के लिए भी डिसेंसिटाइज हो गई है। ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे के लिए भी अब कोई ख्याल नहीं कर रही, कोई किसी किस्म की उनकी हमदर्दी नहीं है किसी अपने बंदे के साथ भी उसके साथ जुल्म हो तो। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे कि पंजाब असम्बली के अंदर हत्क इज़्ज़त का कानून पास करवा लिया गया। चंद दिन पहले हमने आपको बताया था इस हत्क इज़्ज़त के कानून के बारे में
काज़िम खान जो डेली टाइम्स की एडिटर हैं, बहुत ही मायानाज जर्नलिस्ट हैं काज़िम खान। आप अक्सर कहते होंगे मैं बहुत क्रिटिकल होता हूं, जैसे अंसार अब्बासी साहब को, दूसरों को, सबको मैं लफाफा कहता हूं, तो आप अक्सर सोचते होंगे कि मैं फिर किसी की तारीफ़ भी करता हूं। बिल्कुल करता हूं, उनमें काज़िम खान भी एक आदमी है। हालांकि क्रिटिक बहुत सारे क्रिटिकल पीसेस लिखते हैं, बहुत क्रिटिक हैं वो हमारे, एक नून लीगी बहुत बड़े लीडर के करीबी अजीज़ भी हैं वो, लेकिन क्योंकि वो ईमानदारी से सहाफ़त करते हैं तो मैं किस तरीके से उनके ख़िलाफ़ बात कर दूँ। तो काज़िम खान साहब जो हैं उन्होंने भी इसके ऊपर रिपोर्ट किया है, और आपको चंद दिन पहले भी हमने बताया था कि ये बिल लाया जा रहा है 2024 हत्या के इज़्ज़त बिल। ये बुनियादी तौर पर बाजी मरियम के लिए लाया जा रहा है। जी हाँ, अब क्योंकि सहाफ़ियों ने बाजी मरियम के करप्शन के स्कैंडल्स लाने हैं, तो ये नया बिल लाया गया है जिसमें कहा गया है कि चंद महीने के अंदर, 3-4 महीनों के अंदर सज़ा दे दी जाएगी। अगर आपकी खबर गलत होगी तो आपको 6 महीने की शायद सज़ा दी जाएगी जेल की, और आपको 30 लाख तक जुर्माना किया जाएगा। ये इंतज़ाम किया गया है कि अब पंजाब के अंदर कोई सहाफ़ी जुर्रत ना करे कि वो ये खबर दें। तो हालत देख लीजिए कि एक कितनी पेशबंदी करते हैं। करप्शन की एक तो पेशबंदी की है, करप्शन की अरेंजमेंट तो सारा ये करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ गौर करें कि उस करप्शन के ऊपर कोई उंगली भी ना उठाए, उसकी भी पेशबंदी वक्त से पहले की हुई है। इतने ये वेल प्लान्ड एक माफिया है, ये क्रिमिनल्स है। तो आपको याद होगा कि जब 2 हफ्ते पहले या 1.5 हफ्ता पहले ये केस रातों रात आया था और स्पीकर साहब ने उजलत में इसे कमेटी के सुपुर्द कर दिया था, तो मैंने उसी दिन आपको तज्जिया दिया था कि ये बिल आपको हफ्ते 1.5 हफ्ते में पास नज़र आएगा। ये कमेटी भी इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। हालांकि कमेटी का काम असल में ये होता है कि जब कमेटी के पास बिल जाता है तो एक तो डिटेल डिबेट हो और कमेटी के अंदर, फिर कमेटी जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, उनसे भी कंसल्ट करती है। इसमें मीडिया को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी था, स्टेक होल्डर्स को, वो नहीं किया गया। इसमें जाहिर है जो लॉयर्स थे इस एरिया के, उनको करना ज़रूरी था, वो नहीं किया गया। रातों रात कमेटी ने कहा जी बिल्कुल बिल बनना चाहिए जैसे हमने आपको बताया था कि होगा। असेंबली में आया और ये बिल रात के 10 बजे तकरीबन इसको पास भी कर दिया गया। और जब इस बिल को पास रात को वोटिंग करने के लिए मेंबर्स आ रहे थे तो सहाफ़ियों ने पूछा कि ये लोग आप क्या कर रहे हैं। तो एक मेंबर ने कहा, नून लीगी ने, कि ये आप गौर करें ये किधर तक पहुंच गए। उन्होंने कहा ये बिल शरीयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक है, आप सहाफ़ियों को अब कोड़े भी लगने चाहिए। उसके अलावा एक और खातून ने जो अनइलेक्टेड हैं, उन्होंने कहा कि बिल तो आज पास होगा, सहाफ़ी जो कर सकते हैं कर लें। तो ये हालात हैं कि अब इस हुकूमत ने पहले से पेशबंदी की है कि अगर बाजी मरियम का, अब देखें ना, सहाफ़ी के पास खबर आएगी, वो खबर देगा और वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा, बाद में ये वो फाइलें चेंज कर देंगे, किसी तरह से भी उस खबर को झूठा बना देंगे। मीन वो फाइल इधर से उठा के उधर कर देंगे, उस फाइल में जिक्र नहीं होगा, किसी और में होगा, कहेंगे देखें इस फाइल में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये सस्ता आटा स्कीम जो है, इसके अंदर कोई करप्शन रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि फ़लाँ जगह पर इतना आटा ख़रीदा गया, ये बाद में रिकॉर्ड चेंज करेंगे, वो आटा उधर नहीं ख़रीदा होगा, किसी और शहर में ख़रीदा हुआ होगा, तो वो उसकी खबर तो जाली करार दिलवा दी ना, क्योंकि वहाँ पर टैंपर कर दिए गए डॉक्यूमेंट्स, उसे अदालत में जाके सज़ा दिलवा देंगे। तो ये बुनियादी तौर पर बाजी के पूरे ग्रुप ने ये एक तरीका बनाया है कि बाजी मरियम के ख़िलाफ़ कोई ख़बर ना दे। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये बाजी मरियम को बचाने के लिए पेशबंदी की गई है। अब बाजी मरियम को मलका पंजाब कह देना चाहिए, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ अब जैसे मलका बरतानिया के ख़िलाफ़ जब हम एक लार्जर इंडिया के अंदर हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इकट्ठे थे तो मलका बरतानिया के ख़िलाफ़ आप बात नहीं कर सकते थे, ऐसे ही अब मलका पंजाब के ख़िलाफ़ या उन पर कोई क्रिटिकल बात नहीं कर सकेंगे, वरना अगलों ने नया कानून बना दिया, आपको जेल में डाला जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।